Welcome students. The topic of today is typecasting. देखो typecasting also known as type conversion, मतलब एक टाइप को एक डेटा टाइप के वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ये एक्चुअली दो तरीके से होता है हमारे पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ज़न आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारे जो लोअर टाइप के वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हायर टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सप्लिसिट में हम फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करते हैं हायर टाइप में। तो यू हैव लर्नड इन अर्लियर सेक्शन दैट इन एक्सप्रेशन विद मिक्स्ड टाइप पाइथन इंटरनली चेंजेस द डेटा टाइप ऑफ सम ऑपरेंड so that all operand have the same data type. This type of conversion is automatic, that is implicit, and hence known as implicit type conversion. तो कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में मिक्स्ड डेटा टाइप के वेरिएबल या वैल्यूज़ यूज़ की जा रही हैं, जैसे एक फ्लोट टाइप का है, दूसरा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर वाला भी ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है और रिजल्ट आपको फ्लोट मिलता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। दिस इज़ डन बाय द पाइथन कंपाइलर इटसेल्फ एंड दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक, हेंस इट इज़ नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बट पाइथन हाउएवर आल्सो सपोर्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब जैसे देखो नाम से ही क्लियर है, in explicit type conversion we forcefully bound a variable to be converted into another type। तो अगर हम किसी वेरिएबल के या किसी वैल्यू के टाइप को खुद से चेंज करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड यू आल्सो ऑलरेडी नो अबाउट इट, बिकॉज जब हम कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन और आप चाहते हो कि वैल्यू इंटीजर हो या फ्लोट हो, तो उसके लिए आपको याद होगा हम इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन यूज़ कर रहे थे, जिसे हम लिखते थे इंट ब्रैकेट में इनपुट इंटर योर नेम, इंटर योर एज या इंटर योर मार्क्स। ये जो चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर आती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में an explicit type conversion is a user defined conversion that forces an expression to be of a specific type. The explicit type conversion is also known as typecasting. तो explicit type conversion को ही हम बोलते हैं typecasting. Please make it important because कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि what is typecasting। तो आपको याद रखना है कि explicit type conversion is known as typecasting. Now typecasting in Python is performed by type and then bracket function of appropriate data type in the following manner. So we need to write data type and then in bracket expression, where d type is the data type to which you want to typecast your expression like integer, float, boolean, that is bool, etc. तो आप जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी वैल्यूज़ को, उसके लिए आप डेटा टाइप लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में वैल्यू को या वेरिएबल को हम पास कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे डिज़ायर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, if we have a is equals to 3 and b is equals to 5.0 and then if we write int b, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो b था, b की वैल्यू थी 5.0, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, दैट मीन्स 5 में। बच्चों ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी हम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कोई भी टाइप कन्वर्जन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट केवल उस एक्सप्रेशन में ही होता है। मतलब एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज़ कीजिए b इज़ इक्वल्स टू था 5.0 और हमने लिखा c इज़ इक्वल्स टू इंट और
देन इन ब्रैकेट बी। और लास्ट में आके अगर हम प्रिंट कराएं सी को और बी को, तो देखो सी प्रिंट करेगा 5 बिकॉज बी की जो वैल्यू थी वो 5.0 थी, लेकिन इस दशमलव के बाद की जो डिजिट है वो यहाँ से हट जाएगी और ये 5 असाइन होगा सी में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो बी प्रिंट करेगा 5.0। वो इसलिए क्योंकि इंट बी जो हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है, इसका इफ़ेक्ट केवल इसी एक्सप्रेशन पे ही रहेगा। जब हम नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे तो वो जो रिज़ल्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब बी की वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। चूँकि हम इसको असाइन कर दिए हैं सी में, इसलिए सी के पास तो नई वैल्यू होगी बट बी डजेंट हैव द सेम वैल्यू। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट यू विद एन एग्जाम्पल। तो इसको मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने पहले बना रखा था, तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हमने लिया है a, b इज इक्वल्स टू 10, 5.2। ठीक है, मतलब a और b दोनों की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, a इंटीजर टाइप का होगा और b फ्लोट टाइप का होगा। इसको देखने के लिए मैंने यूज़ किया प्रिंट और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया टाइप ब्रैकेट में a और कॉमा टाइप ब्रैकेट में b। दोनों के टाइप को मैं पहले यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ आपके सामने। डन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखेंगे पहले का जो टाइप है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीज़र है और दूसरे का टाइप फ्लोट है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हैं। नाउ अब इसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और अब हमें टाइप कन्वर्ज़न को चेक करना है। तो फॉर टाइप कन्वर्ज़न वी नीड टू राइट इंट एंड देन इन ब्रैकेट बी। तो इंट और ब्रैकेट में बी हमने पास किया और इसको हमने असाइन कर दिया एक नए वेरिएबल सी में। तो हमने लिखा सी इज़ इक्वल्स टू इंट बी। अब फिर आते हैं और ये प्रिंट फंक्शन जो था हमारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और टाइप ए बी और यहाँ पे हमने दे दिया टाइप इन ब्रैकेट सी। तो अब मैं तीनों के टाइप को फिर से डिस्प्ले कर दे रहा हूँ और साथ ही साथ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट्स वैल्यूज़ टू, जिससे आप लोग को इसकी वैल्यूज़ भी मिल जाए। तो वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने यूज़ किया ए सिंगल कोट क्लोज इज इक्वल्स टू, सॉरी ये सिंगल कोट में ही होगा, इज इक्वल्स टू फिर कोट क्लोज कॉमा ए, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट में बी, फिर इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू और बी के बीच में थोड़ा सा गैप मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं कोट को क्लोज करूँगा तो कोट क्लोज कॉमा बी एंड कॉमा अगेन इन सिंगल कोट सी, देन इक्वल्स टू सिंगल कोट क्लोज कॉमा सी। तो इससे क्या होगा, आपको ए और बी और सी की वैल्यू भी मिल जाएगी इसी के साथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ध्यान से आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू थी हमारी 10 और बी की वैल्यू थी 5.2। ठीक है, जब हमने यूज़ किया है सी इज इक्वल्स टू इंट बी, तो उस केस में देखिए जो सी बन के आ रहा है इसका जो डेटा टाइप है अब वो क्या है, इंटीज़र है, और उसकी वैल्यू भी अब यहाँ पे आ रही है सी इज इक्वल्स टू 5, दैट इज़ आल्सो इंटीज़र। बट इसके बाद, इस लाइन के बाद हमने बी के टाइप को और बी को प्रिंट कराया है
लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी बी का टाइप फ्लोट आ रहा है और बी की वैल्यू 5.2 आ रही है। दैट मीन्स व्हाट कि इसका जो इफ़ेक्ट है, इंट फंक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो बी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ये केवल उसी लाइन के लिए जिसमें हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है ये स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, और चूंकि इसकी वैल्यू सी में असाइन कर दी गई है एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग सी इज इक्वल्स टू 5, बट देर इज़ नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ बी। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल कास्ट द डेटा टाइप of expression as integer. Similarly if we write d is equals to float ब्रैकेट में a, तो जो वैल्यू थी a की वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में, दैट इज़ फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। Now Python offers some conversion function that you can use to typecast a value in Python. These are being listed in the following table. First, any number convertible type, example float, a string having digit, to integer we use int function. तो अगर आपके पास कोई भी इंटीजर कन्वर्टेबल वैल्यू हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इंट फंक्शन का यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो int 7.8 विल गिव 7। ऐसे ही अगर आपने लिखा यहाँ पे int सिंगल कोट में 34 तो इट विल गिव यू 34 as a result. Now next thing is any number convertible type, example float, a string having digit. For example अगर आप यूज़ करेंगे float तो float 7 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0, float 34 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 34.0। ऐसे ही नंबर बुलियन स्ट्रिंग टू str, तो देखो जैसे अगर आप कभी भी स्ट्रिंग में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप str फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जैसे आपने लिखा है str3 तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू 3, जिसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोट में वैल्यू आ रही है। ऐसे str 5.78 तो ये क्या हो जा रहा है, कोट में आ जा रहा है। ऐसे str ट्रू करेंगे तो ये कोट में ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी कि कोई भी वैल्यू जब हम str फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो इट विल रिजल्ट इन अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग वी कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज बुलियन कन्वर्जन। तो एनी टाइप टू बुलियन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट विल बी कन्वर्टेड with the help of bool function. तो bool 0 will give false, bool 0.0 will give false, bool 1 will give true and bool 3 will also give true. तो अगर 0 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो false मिलेगा, 0.0 यूज़ कर रहे हैं तो false मिलेगा, और अदर दैन कोई भी और वैल्यू यूज़ करेंगे इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही बूल सिंगल कोट केवल लगाएंगे तो फॉल्स मिलेगा, बूल सिंगल कोट में ए बी हेलो कुछ भी आप पास कर देंगे तो इट विल रिजल्ट ट्रू। ये बूल फंक्शन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द बूल नॉन ज़ीरो और नॉन एम्प्टी वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप विल गिव ट्रू एंड रेस्ट that is 0 empty values will give false, but only in that case if you are using a string as a bool value. Now typecasting issues, क्या issues यहाँ पे आती हैं? तो assigning a value to a type with a greater range poses no problem. However, assigning a value to larger data type to smaller data type, example from floating point to integer, may result in losing some precision. वो तो होगा ही, जैसे अगर मान लो 59.6783 है, अब इसको अगर हम यहाँ पे इंट फंक्शन के अंदर पास कर देंगे तो 596 आएगा, दशमलव के बाद की जो संख्या है वो आपकी यहाँ से हट जाएगी, तो प्रिसीजन तो हमारा लूज़ होगा ही। लेकिन अगर हमने मान लो इंटीजर यूज़ किया है 595 और इसको हम पास कर देंगे फ्लोट में, तो इस केस में क्या होगा, ये 5995.0 हो जाएगा, तो इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ मतलब याद रखिएगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप टू इंटीजर टाइप कन्वर्जन रिजल्ट इन लॉस्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ओरिजिनल वैल्यू मे बी आउट ऑफ रेंज फॉर द टारगेट टाइप, in which case the result is undefined. Now
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में जो दशमलव के बाद की वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ से एक तरीके से कह लो कि नहीं रिजल्ट करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 19। हियर यू नीड टू आइडेंटिफाई विच एक्सप्रेशन विल यील्ड बुलियन रिजल्ट। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलियन रिजल्ट तब मिलता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के केस में हमेशा विल गेट ईदर ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट, एंड ट्रू और फॉल्स हमारी बुलियन वैल्यू होती है। तो देखिए सबसे पहले हमने 10 इज़ ग्रेटर दैन 2 चेक किया है, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 10 इज़ ग्रेटर दैन 2 आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ट्रू मतलब क्या है, ये एक बुलियन इक्वेशन है। तो फर्स्ट इज़ बुलियन, सेकेंड इज़ आल्सो बुलियन, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, यहाँ पे भी आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। थर्ड में 2 + 5 6 + 6 हम यूज़ कर रहे हैं, ये बुलियन नहीं है। देन आफ्टर 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड नॉट 10 इज़ ग्रेटर दैन 10, ये भी आपका मतलब इसका भी ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आएगा, तो दिस इज़ आल्सो बुलियन। 4 इज इक्वल्स टू 2 × 2। देखो बच्चों यहाँ पे इक्वल टू एक सिंगल बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये है डबल इक्वल्स टू। तो 4 डबल इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो इट इज़ आल्सो बुलियन। एंड सेवन्थ को अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट अ बुलियन वैल्यू। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा कैट इज़ लेस देन डॉग, अगेन इट इज़ बुलियन। कैट इज़ लेस देन सिंगल कोट में डॉग, अगेन इट्स बुलियन। 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, 10 इज़ ग्रेटर दैन 11, बुलियन। एंड 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 और 10 इज़ ग्रेटर दैन 11, अगेन इट इज़ बुलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिए हुए हैं ये सब बुलियन रिजल्ट देंगे। 1 2 4 6 8 2 11, ये सारे के सारे बुलियन रिजल्ट देंगे। मतलब ये जो आपने अभी देखा है ये ऑल आर बुलियन। तो जहाँ पे भी कंपैरिजन होगा इट मीन्स व्हाट, आप याद रखिए कि ग्रेटर देन यूज़ किया गया, लेस देन यूज़ किया गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज़ किया गया, लेस देन इक्वल्स टू यूज़ किया गया, नॉट इक्वल टू यूज़ किया गया या इक्वल्स टू का यूज़ किया गया, ये हमेशा बुलियन रिजल्ट ही देगा, जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइट बुलियन एक्सप्रेशन इन पाइथन फॉर दीज कंडीशन। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इसके लिए आपको बुलियन एक्सप्रेशन रखना है। देखो ध्यान से, x इज़ अ फैक्टर ऑफ y, दैट इज x डिवाइड इवनली इंटू y। तो x डिवाइड करता है y को इवनली, तो y से इवनली, तो इसके लिए आप लिखेंगे x मॉडुलो y, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है और इवनली डिवाइड कर रहा है। ये कैसे चेक करेंगे, तो अगर y से x में भाग दे रहे हैं और आपको जो रिमाइंडर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई y हम कर रहे हैं तो रिमाइंडर ही मिलेगा। तो रिमाइंडर जो होगा अगर वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है तो दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस कंडीशन। तो x इज़ द फैक्टर ऑफ y, दैट इज़ x डिवाइड्स इवनली इंटू y। तो y में ये इवनली डिवाइडेड हो जा रहा है, तो इसके लिए हम y से x का मॉडुलस निकालेंगे, और अगर ये 0 रिजल्ट करता है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट कि दिस कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो स्टूडेंट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। देन नेक्स्ट है हमारा एज इज़ एट लीस्ट 18 एंड स्टेट इक्वल्स गोवा। तो इसके लिए आपको लिखना होगा एज इज़ एट लीस्ट 18। तो इज़ एट लीस्ट अगर हमने कहा तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 18 से। मतलब 18 से कम तो हो ही सकता है, लेकिन अगर 18 भी होगा एटलीस्ट तो भी हम अलाउ करेंगे। एंड दूसरी कंडीशन क्या की कही गई है, स्टेट इक्वल्स गोवा। तो उसके लिए हमें लिखना होगा स्टेट्स डबल इक्वल्स टू गोवा, सिंगल कोट क्लोज।
तो ये सेकंड होगा। थर्ड क्या है, द स्ट्रिंग नेम इज़ नॉट निर्मा, तो स्ट्रिंग नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू निम्रा, तो इस केस में आपको लिखना होगा नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू NIMRA। इट्स टू सिंपल स्टूडेंट। तो यही तरीका आपको यूज़ करना है इन इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट में रिजल्ट इनटू डेटा लॉस। तो कहाँ पे आपको डेटा लॉस मिल रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए a इज इक्वल टू 17 था, b इज इक्वल्स टू फ्लोट a, तो a की वैल्यू 17 थी, b की वैल्यू हो जाएगी 17.0। देयर इज नो डेटा लॉस। ठीक है। सेकेंड केस अगर हम देखें यहाँ पे b में, तो b में क्या था कि c इज इक्वल टू 27.97832। अब हमने लिखा d इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में c, तो इस केस में d की वैल्यू हो जाएगी ओनली 27। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो दशमलव के बाद की जो संख्या है वो यहाँ से हट जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें डेटा लॉस हुआ है। फिर c को अगर आप कंसीडर करें तो c वाले केस में e इज इक्वल्स टू 29.5 था, तो e इज इक्वल्स टू अगर हमने किया 29/5, तो 29/5 इट्स मीन्स व्हाट कि ये देखिए आपका 4.8 ये आपका रिजल्ट मिलेगा, सॉरी 5.8। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया गया है फ्लोट ब्रैकेट में ही। तो अगर हम लिखें फ्लोट ब्रैकेट में 5.8 तो ये रिजल्ट करेगा 5.8, दैट मीन्स व्हाट, नो डेटा लॉस। यहाँ पे भी डेटा लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे भी डेटा लॉस नहीं हुआ। अब इस केस को अगर आप कंसिडर करें g इज इक्वल्स टू 29/5, तो अगेन यू विल गेट दिस वन। और उसके बाद लिखा h इज इक्वल टू इंट g, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इंट और ब्रैकेट में g का यूज़ करेंगे तो ये जो 5.8 था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। तो 5 और 5.8 में आप देखो तो दशमलव के बाद की जो वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जा रही है, मतलब हियर आल्सो वी आर हैविंग डेटा लॉस। तो a में और c में डेटा लॉस नहीं हो रहा है, b में और d में हमारा डेटा लॉस हो रहा है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोड फ्रैगमेंट b एंड d में रिजल्ट इनटू डेटा लॉस एज कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट डेटा टाइप c and g are float values is taking place and into data type int, that is d and h, and that is why we are getting the data loss. Now student, I am going to write some code. Please इसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे और इस तरीके से आप खुद से भी आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि मैंने यूज़ किया, अब ऐसे करके आप लोग ऑब्ज़र्व कीजिएगा, मैंने यूज़ किया इंट ब्रैकेट में 5.6 प्लस 3.7। हमने फिर ये यूज़ किया b इज इक्वल्स टू इंट, सॉरी इक्वल्स टू छूट गया, तो b इज इक्वल्स टू इंट एंड देन इन ब्रैकेट 5.6 प्लस इंट and then in bracket 3.7। अब हमने किया प्रिंट और ब्रैकेट में हमने प्रिंट करा लिया a को और b को। तो स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पे देखो एकदम क्लियर होगा कि हमने इंट पहले एक बार यूज़ किया है 5.6 प्लस 3.7 और दूसरे केस में हमने लिखा इंट 5.6 प्लस इंट 3.7। तो जैसे अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों चीज़ें सेम रिज़ल्ट देनी चाहिए।
लेकिन जब आप इस कोड को ऑब्जर्व करें, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो पहले केस में आपको मिल रहा है 9 और दूसरे केस में मिल रहा है 8। तो देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं और ऐसा हो क्यों रहा है ये ऑब्जर्व कीजिएगा। तो अगर हम पहले केस को कंसिडर करें कि इंट 5.6 प्लस 3.7, तो 5.6 प्लस 3.7 पहले यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तो 5.6 प्लस 3.7 ये हो जाएगा 9.3। अब जब इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 9। वेयर एज अगर दूसरे केस को कंसिडर करें तो यहाँ पे है इंट 5.6 प्लस इंट 3.7, तो इंट 5.6 पहले एग्जीक्यूट होगा तो ये हो जाएगा 5, प्लस हो जाएगा इंट 3.7 तो ये हो जाएगा 3। तो इस केस में आपको रिजल्ट मिलेगा 8। ठीक है, तो इसीलिए ये आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर जो वैल्यूज़ हों वो यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट हों, कि हमने यहाँ पे दे दिया 5.2 और 3.7 और यहाँ पे भी हमने दे दिया 5.2 और 3.7। अब इस केस में अगर हम एग्जीक्यूट करें तो दोनों सेम रिजल्ट देंगे। क्यों दे रहे हैं सेम रिजल्ट दोनों में? अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखो दोनों में 8 एज अ रिज़ल्ट आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जब 5.2 प्लस 3.7 हम कर रहे हैं तो अब इसका रिज़ल्ट 8.9 आ रहा है, और दूसरे केस में भी 5.2 कन्वर्ट हो जा रहा है 5 में और 3.7 कन्वर्ट हो जा रहा है 3 में। तो चूँकि यहाँ पे 5.2 और 3.7 का एडिशन 8.9 आ रहा है, तो यहाँ पे जब हम इंट में कन्वर्ट करेंगे तो केवल यही पार्ट आएगा, इसलिए 8 आएगा, और दूसरे केस में तो 8 आ ही रहा था, वो तो आप समझ ही रहे हो। तो देखो इसमें ये भी ध्यान देना है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसका एडिशन पॉइंट के बाद 9 या 9 से कम है तो उस केस में ये दोनों सेम आएंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कैरी जाता है और इस साइड में कुछ आता है तो ऐसे केसेस में जो रिज़ल्ट है वो वैरी कर सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वर्किंग विथ मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। तो देखिए, अदर दैन द बिल्ट इन फंक्शंस, पाइथन मेक अवेलेबल मेनी मोर फंक्शंस थ्रू मॉड्यूल इन इट्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो जैसे कि अगर आप देखो कि हमें कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का रिज़ल्ट निकालना है, और वी वांट टू फाइंड द लॉगरिथम वैल्यू और एक्सपोनेंशिएशन वैल्यू, एट दैट टाइम we will prefer using the mathematical functions that is provided by math module. So Python's standard library is collection of many modules for different functionalities. Example, module time offers time related functions, module string offers string related functions, string manipulation functions, etc. So Python standard library provide a module, namely math. As the name suggests, it contain mathematical functions for math related functions that work with all number type except for complex number. तो ये भी बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, except for complex number, मतलब ये जो मैथ फंक्शन है, मैथ लाइब्रेरी है, ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ काम नहीं करता है। तो मैथ विल वर्क विथ इंटीजर एंड फ्लोट ओनली, तो ये भी याद रखिएगा। नाउ इन ऑर्डर टू वर्क विथ फंक्शन मैथ मॉड्यूल यू नीड टू फर्स्ट इम्पोर्ट इट टू योर प्रोग्राम बाय गिविंग स्टेटमेंट एज फॉलोज एट द टॉप लाइन ऑफ योर पाइथन स्क्रिप्ट। दैट मीन्स यू नीड टू राइट फर्स्ट इम्पोर्ट मैथ। तो पहली जो लाइन होगी आपके प्रोग्राम की वो यही होनी चाहिए, इम्पोर्ट मैथ, तब जाके आप आगे चल के मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। Then you can use math library function, that is math dot function name. Conveniently, not a syntactical requirement, you should give import statement at top of the program code. Now following table lists some useful math functions that you can use in your program. तो सबसे पहला जो फंक्शन है that is ceil function. अब इसको हम एक एक करके देखेंगे और प्रैक्टिकली भी इसको हम इम्प्लीमेंट करते चलेंगे।
तो कुछ इसमें से पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूँगा और कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहला जो फंक्शन है दैट इज़ सेल फंक्शन। तो देखो सेल और एक और फंक्शन है जो 5th पॉइंट पे दिया है फ्लोर फंक्शन, ये दोनों मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो पहले हम इसी को कंसीडर करेंगे। तो सेल फंक्शन और फ्लोर फंक्शन ये मैंने आप लोगों को MySQL में भी बताया था। तो सेल फंक्शन क्या करेगा, सीलिंग, देखो सील और फ्लोर, जैसे एक घर के सीलिंग और फ्लोर होती है उसी तरीके से ये काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक घर है तो घर का ये सीलिंग है C और ये फ्लोर है F, ठीक है। अब सील और फ्लोर फंक्शन का काम क्या है, तो अगर हम किसी दो इंटीजर वैल्यू की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है 5, तो इसका जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो होगा 6, और इसके बीच में जो वैल्यूज़ लाई करेंगी वो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू होंगी, जैसे 5.0001 से 5.99999 एंड सो ऑन तक। तो ये सारी वैल्यूज़ इसके बीच में लाई करेंगी। तो सील फंक्शन का काम क्या है कि सील फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं, ये जो सील फंक्शन CEIL सील फंक्शन, तो इसका काम ये है कि अगर दशमलव के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई, जैसे लास्ट में 1 भी आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सीलिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 5 पॉइंट के बाद अगर कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है और हमने सील फंक्शन में पास किया है तो ये रिजल्ट करेगा 6। और फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, 5.9999 या कुछ भी हो तो ये दशमलव के बाद की जो वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोर में, दैट मीन्स 5। तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा के उसको उससे नीचे वाले इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और सील फंक्शन क्या करेगा, उसका अप कन्वर्जन करेगा। तो ये याद रखिएगा, सील फंक्शन विल राउंड अप एंड फ्लोर फंक्शन विल राउंड डाउन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो तो हम क्या करें। तो जैसे अगर वैल्यू पॉजिटिव थी, जैसे 5 और 6, तो इस केस में क्या होगा कि ये सील होगा और ये फ्लोर होगा। लेकिन अगर वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, जैसे -5 और -6, तो -5 और -6 के केस में देखिए होता ये है कि नेगेटिव वैल्यू में -5 इज़ ग्रेटर दैन -6, तो उस केस में यहाँ पे ये हमारा सील होगा और ये हमारा फ्लोर होगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जैसे मान लो हमने यूज़ किया सील ब्रैकेट में 5.9, तो ये रिज़ल्ट करेगा 6, लेकिन अगर यहाँ पे हो -5.9 तो ये रिज़ल्ट करेगा -5। मतलब उस केस में ये क्या करेगा, उसको सील पे ही लेके जाएगा, लेकिन सील क्या होगी, अब इन्वर्टेड होगी। ऐसे ही अगर हम फ्लोर फंक्शन का यूज़ करें, मतलब इंस्टीड ऑफ यूजिंग सील हम यहाँ यूज़ करें फ्लोर, तो फ्लोर फंक्शन के केस में क्या होगा, अगर जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव है, जैसे फ्लोर 5.9 है, तो दिस विल रिजल्ट 5, और अगर ये 5 को रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट 5, लेकिन अगर वैल्यू -5.9 थी तो दिस विल रिजल्ट -6। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये है सील और फ्लोर का यूज़। तो एक बार यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि math.seal नंबर हम पास करेंगे, द सील फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस दैन नंबर। जैसे math.seal 1.03 आप करो तो 2.0 आ रहा है, math.seal -1.03 करेंगे तो आप -1.0 रिजल्ट आएगा। ऐसे अगर आप फ्लोर को देखें जो 5th पॉइंट पे दिया हुआ है कि यहाँ पे फ्लोर फंक्शन में आप देखें math.floor हम यूज़ करेंगे, द फ्लोर फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन नंबर। math.floor 1.03 करेंगे तो आपको 1.0 रिजल्ट मिलेगा, math.floor माइनस में करेंगे तो आपको -2 रिजल्ट मिलेगा। तो आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल हियर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे
डायरेक्ट मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया और यहाँ पे सबसे पहले मैं सील फंक्शन यूज़ करता हूँ। सील फंक्शन में मैंने एक वैल्यू पास कर दी 5.001 और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ब्रैकेट को क्लोज़ किया और कॉमा लगा के मैं फिर सील फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और सील फंक्शन में सेम वैल्यू दे रहा हूँ बट नेगेटिव में, दैट इज़ सील -5.001 ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट वी नीड टू क्लोज हियर। नाउ अगेन आई एम कॉपिंग दिस लाइन एंड पेस्ट। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे फ्लोर यूज़ करें और फिर देखें कि आउटपुट में क्या आ रहा है। देखो अभी मैं पेस्ट करते समय मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंट और अगले वाला प्रिंट में एक कैरेक्टर का स्पेस आ गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अगर हम इतने ही पे एग्जीक्यूट करें तो विल गेट एन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, तो ये एरर आ जाता है। ये कभी आपके साथ भी हो सकता है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन थोड़ा सा हमारा मूव हो गया है। तो अब देखो, अब ये अलाइन हो गई। मैं अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। okay, it is not working because seal and floor function is not defined. So to define it we first need to write import math और यहाँ पे math डॉट सील यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी math डॉट सील यूज़ करेंगे, ऐसे ही फ्लोर के केस में भी मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी मैथ डॉट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप पहले केस में देख सकते हैं कि सील में आपको 6 और नेगेटिव में -5 मिल रहा है और फ्लोर के केस में 5 और नेगेटिव में -6 मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट फंक्शन इज SQRT फंक्शन। तो SQRT फंक्शन एज द नेम सजेस्ट इट विल फाइंड द स्क्वायर रूट। तो SQRT फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। इफ नंबर इज लेस देन 0 देन डोमेन एरर विल ऑकर, बिकॉज आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो SQRT फंक्शन विल फाइंड द स्क्वायर रूट एंड उसी के जैसा यहाँ पे है पाव फंक्शन। तो पाव फंक्शन क्या करेगा, रेज करेगा पावर। तो देखो SQRT फंक्शन और पावर फंक्शन एक साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो द पावर फंक्शन रिटर्न्स द बेस रेज टू द पावर। तो इसके लिए हमें 2 वैल्यू पास करनी होगी और उसके आधार पे हम पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे डिपोजिट कर देता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले हमको SQRT फंक्शन यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट SQRT और फिर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे सपोज़ करो पास कर दिया 25 और 2 ब्रैकेट हमने क्लोज़ करने हैं। तो क्लोज़ किया, एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखोगे रिज़ल्ट हमको मिल रहा है 5.0। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू को नेगेटिव कर दें और स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें, आप देखेंगे यहाँ पे डोमेन एरर आ रहा है, मैथ डोमेन एरर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिख के आ रहा है मैथ डोमेन एरर। इट इज़ अपेयरिंग हियर बिकॉज कि नेगेटिव नंबर्स का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। ऐसे ही SQRT के बाद अगर हम पावर फंक्शन यूज़ करें, जैसे हमने यूज़ किया मैथ डॉट पाव और हमने यहाँ पे कर दिया 5,4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे 4 पावर रेज हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 625। ठीक है, ये देखो पावर फंक्शन के जगह पे आप यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते थे। जैसे आप लिख सकते थे 5 * 4, तो इस केस में भी आपको सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पावर फंक्शन के जगह पे आप डबल एस्ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं।
So student, that's all for this video. In next video we will talk about the rest of mathematical function. Hope you all understand it. Please try to execute all the programs, example program which we have discussed, and in case of any doubt please feel free to contact. Thank you.